हेलो एवरीवन, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यह मॉडर्न हिस्ट्री की एक और नई क्लास। इस क्लास में हम जानेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। इससे पहले हमने डच और पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। आज की क्लास अंग्रेज़ों के बारे में रहेगी और अंग्रेज़ों ने क्या किया है और भारत को कैसे गुलाम बनाया है, तो वो सारी प्रक्रिया उनकी हम देखेंगे। तो जो अंग्रेज़ आते हैं, तो अंग्रेज़ों की कंपनी की जो स्थापना होती है, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको हमको देखना है और उनका मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था वो देखना है। उत्तर भारत में उन्होंने कहाँ कहाँ विस्तार किया वो देखना है। दक्षिण भारत में विस्तार भी इनका देखना है। तो आज इन्हीं 4 पॉइंटों के साथ में हम अंग्रेज़ों को देखते हैं। चलिए, ये है 1500 कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, सन हैं, उन्हें हम देखते हैं। और ये जानना आपके लिए बेहद ख़ास है और ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 1588 में स्पेन और पुर्तगाल की नौसेना आर्मेडा को, यानी कि नौसेना जो उनकी आर्मेडा थी, यानी उसको अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। स्पेन और पुर्तगाल की नौसेना को हराते हैं, युद्ध होता है। और 1597 में अगर देखें तो जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप बताओगे, जॉन मिल्डन हॉल। तो ये स्थल मार्ग से आया था भारत के अंदर, समुद्री मार्ग से नहीं आया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सन 1600 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सन 1600 में ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को पूर्वी व्यापार हेतु, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार देती है। यानी कि आप कह सकते हैं 15 वर्षों का चार्टर प्रदान करती है, जिसे आगे चलकर राजा जेम्स अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से सूरत पहुंचता है। तो ये दूसरा यात्री था अंग्रेज, ठीक है। नाम याद रखना, कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन इसका जहाज का नाम है। उसके माध्यम से ये सूरत पहुंचता है। और 1609 में महाराजा जेम्स प्रथम ने पूर्वी व्यापार को एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। इस बात को भी नोट करना है। तो अभी आपने देखा 15 वर्ष के लिए जो एकाधिकार है वो कौन देता था? महारानी एलिजाबेथ देती है सन 1600 में। और सन 1609 में 1609 में महाराजा जेम्स प्रथम ने पूर्वी व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देता है। तो इससे पहले आपने देखा 15 वर्ष का चार्टर कौन देता है? तो आप बताओ, महारानी एलिजाबेथ देती हैं। और सन 1609 में राजा जेम्स इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सन 1611 की। और 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री की स्थापना होती है। अंग्रेज आते हैं सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए, परंतु सूरत में उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व था और इस कारण से उनकी फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए इजाज़त नहीं मिल पाती है मुगल बादशाह के दरबार में, ठीक है। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप बताओगे, जहांगीर था। हाँ, तो इसके बाद देखते हैं। और 1612 में अंग्रेज़ों के द्वारा पुर्तगालियों के मध्य स्वेली हॉल का एक युद्ध होता है। और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। और इससे पहले जब आते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती है। और जब युद्ध होता है अंग्रेज़ों के मध्य में और पुर्तगालियों के मध्य में, अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य में, जिसे बोलते हैं मध्य स्वेली हॉल का युद्ध, ठीक है। यानी कि स्वेली हॉल का जो युद्ध होता है और उस युद्ध में इनकी रणनीति तय हो जाती है, यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर इनको फिर अनुमति मिल जाती है। अब इनका वर्चस्व सूरत पर कायम हो जाता है। 1615 की बात करें तो जहाँ पर जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को जहांगीर से मिलने के लिए भेज देता है कि जाइए जहांगीर से इजाज़त लीजिए, ठीक है।
और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा सुनहरा फरमान जारी कर दिया जाता है। ठीक है। 1633 में पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में खोल देते हैं। और 1639 में अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। चंद्रनगर के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे सन 1640 की। 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की जाती है अंग्रेज़ों के माध्यम से। और 1651 में ब्रिजमैन द्वारा हुगली में फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1667 में अंग्रेज औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी करता है और वहाँ पर व्यापार करने के यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अधिकार देता है, व्यापारिक अधिकार देता है व्यापार करने के लिए। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मुद्रा न्याय संधि का अधिकार दिया और गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार मिल जाता है। चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को अधिकार देता है चार्ल्स द्वितीय, और कंपनी को मुद्रा जारी करने के लिए, न्याय करने के लिए, संधि का अधिकार करने के लिए और गवर्नर नियुक्त भी कर सकते हैं। ये सारे अधिकार चार्ल्स द्वितीय को दे देता है कंपनी को। 1662 की बात करें तो यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में विवाह हो जाता है, यानी कि विवाह तय हो जाता है और दहेज में बॉम्बे मिल जाता है। तो जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह कैथरीन के साथ में होता है जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और पुर्तगाली लोग इसे दहेज में क्या देते हैं तो बॉम्बे दे देते हैं। जिसका रखरखाव चार्ल्स द्वितीय से नहीं हो पाता है तो वो उसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप देते हैं। और कंपनी का एक व्यक्ति यानी कि गेराल्ड अयंगर जो इसका हेड यानी कि मुंबई की नींव डालता है। तो आप ध्यान रखना सन 1667 की बात है। गेराल्ड अंगियार ने मुंबई नगर की नींव डाली थी। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हराया जिस कारण उन्हें फुल्टा द्वीप जाना पड़ा था। कौन सा द्वीप? फुल्टा द्वीप, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों को हरा देता है औरंगजेब, पूरी तरह से हराता है। 1687 में मुख्यालय ये कर देते हैं सूरत, और सूरत से मुंबई ले जाते हैं क्योंकि मुंबई की स्थापना हो चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और मुंबई में फिर ये सूरत से मुंबई अपना मुख्यालय बना देते हैं। इनका मुख्यालय पहले सूरत में था। तो मुंबई की स्थापना कौन करता तो आप बताओगे गेराल्ड अंगियार। ठीक है। गेराल्ड अंगियार कंपनी का जो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यक्ति था और ये उसी की स्थापना करता है। 1698 की अगर आप बात करें तो बंगाल के सूबेदार अजीम उसान ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता यानी कलिकता, सुल्तानती और गोविंदपुरी ये 3 गाँवों की जमींदारी देता है। और इसके बाद में जॉब चौरनौक ने कलकत्ता की स्थापना की। जब कलकत्ता मिल जाता है तो जॉब चौरनौक 1700 में कलकत्ता की स्थापना करता है और वहाँ पर फोर्ट विलियम की भी स्थापना करता है, यानी कि फोर्ट विलियम भी बनाता है। 1700 की बात करें यानी कि 1700 हो चुका। 1715 की बात करें तो जब जॉन सरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश मंडल मुगल बादशाह फर्रुखशर से मिलता है, एक ब्रिटिश मंडल पूरा। और फर्रुखशर से मिलने के बाद में तो डॉक्टर आता है जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन, जो कि उसका इलाज करता है। फर्रुखशर का मुगल बादशाह था फर्रुखशर, वो बीमार हो जाता है, उसका इलाज करने के लिए आता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और उसके कारण से यानी कि उसकी दवाई इंग्लिश दवाई से खुश होकर और वो ठीक हो जाता है और उससे खुश होकर वो उसे एक शाही फरमान जारी करता है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है सन 1717 में। ठीक है। 1717 में फर्रुखशर एक शाही फरमान जारी करता है अंग्रेज़ों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है। और वो क्यों जारी करता है तो कारण ये था क्योंकि उसकी डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज किया था और उससे प्रभावित होकर उससे ठीक होकर वो ये शाही फरमान जारी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये है 1818 की। और 1818 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया गया है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया जाता है
1833 में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। 1833 में कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। अब अन्य कंपनी भी भारत में ब्रिटेन की आने लगी थी। तो अब इसके बाद में 1858 की बात करें तो कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अब कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो जाता है और सीधा क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, 1874 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी को बंद कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में फिर बंद कर दिया जाता है। ये थी कुछ बातें इम्पोर्टेंट सन। और इसके बाद अब देखते हैं कंपनी की स्थापना, यानी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इन बातों को अब हम डिटेल में देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। तो देखिए, ये है कंपनी की स्थापना, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, और कंपनी के गवर्नर, कंपनी के मर्चेंट ऑफ लंदन, यानी कंपनी की स्थापना वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम जानेंगे और कंपनी के बारे में। कंपनी का गठन होता है 31 दिसंबर सन 1600 में, यानी 31 दिसंबर सन 1600 में, यानी कि 1601 कह सकते हैं। ठीक है, एक शुरू होने से पहले ही है। लास्ट 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी जब स्थापना हो रही थी तो इसके संस्थापक थे जॉन वॉट और थॉमस स्मिथ, और थॉमस स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर भी थे। निजी कंपनी थी यह, और 24 लोगों का ये एक संचालित मंडल था, निदेशक मंडल था 24 लोगों का, जिनके द्वारा यह कंपनी संचालित की जाती थी। इसका पहला केंद्र मसूलीपट्टनम में था, और सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो 15 वर्ष का चार्टर प्रदान करती हैं, और 1609 में राजा जेम्स प्रथम के द्वारा इस चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है, जो कि पूर्वी देशों के साथ में व्यापारिक एकाधिकार को दर्शाता है। और यानी कि पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए ये चार्टर था वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में, तो भारत के अंदर उस समय राजा था, जब कंपनी की स्थापना हो रही थी तब राजा था अकबर, 1500, जिसका कार्यकाल 1542 से 1605 तक है। और जब कंपनी बन जाती है, सारे काम कंपनी की स्थापना होने के बाद में जब कंपनी कार्य करने लगती है, तो उस समय जब राजा हो जाता है, यानी कि मुगल सम्राट था जिसका नाम था जहांगीर, और इसका कार्यकाल है 1605 से 1625। इस कंपनी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की बात करते हैं। तो कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था एशियाई व्यापार द्वारा लाभ अर्जन करना, यानी एशिया से व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और इसके चलते फिर बाद में इनको पता चलता है कि यहाँ के शासक बहुत कमज़ोर हैं और आपस में फूट है, तो चलिए क्यों ना इनको आपस में लड़ा कर फिर शासन भी किया जाए। तो व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी आती है, और इसके बाद में व्यापार के साथ साथ फिर यहाँ पर शासन करने लगती है। तो और हम बात करते हैं दक्षिण भारत के अन्य तथ्य में अगर जाना है, तो दक्षिण भारत में इनका पहला केंद्र खुलता है मसूलीपट्टनम में। प्रारंभिक मुख्यालय इनका सूरत में था। तो ये सूरत में कभी कंपनी का मुख्यालय, यानी कंपनी को खोलना चाहते थे, तो परंतु जहांगीर इसकी अनुमति नहीं देता है। और अनुमति नहीं मिलने के कारण, क्योंकि इस जगह पर पुर्तगालियों की कंपनी थी पहले से, और इसलिए यहाँ पर अनुमति नहीं मिल पाती है। जब इनका युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद में फिर जब अंग्रेज जीत जाते हैं पुर्तगालियों से, तो उसके बाद में फिर इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बात है। और ये देखिए, ये मुख्य व्यापारिक केंद्र हैं अंग्रेजों के। तो आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक केंद्र क्या क्या रहे हैं। पहले इनकी कंपनी जो खुलती है वो खुलती है मसूलीपट्टनम में, उसके बाद 1611 में, और ये है 1611 के बाद 1613 में फिर दूसरी खुलती है सूरत में। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर उड़ीसा में, कलकत्ता में, कासिम बाजार में, और मद्रास में, कुटलौर में भी, और बम्बई में भी इनकी कंपनी खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुगली में भी खुल जाती है कंपनी। तो मद्रास में जब कंपनी खुलती है तो वहाँ पर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम का एक चर्च भी बनाया जाता है, और फोर्ट सेंट डेविड का यहाँ पर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट आइए चलते हैं। और ये है उत्तर भारत में जब इनका विस्तार हो रहा था तो उस समय राजा कौन कौन थे, तो आप जानिए। उत्तर भारत में जब इनका विस्तार होता है तो उस समय स्टार्टिंग होती है राजा की, तो वो 1605 से 1625 तक जहांगीर का काल रहता है। तो उसके बाद में जहांगीर के काल से लेकर औरंगजेब के काल तक इनका विस्तार उत्तर भारत में होता है। ठीक है, बीच में आ जाता है शाहजहाँ का जो कार्यकाल है वो आप जानिए 1626 से लेकर 1657 तक का जो कार्यकाल है
वो जहांगीर का 1658 तक का जो कार्यकाल है वो जहांगीर का होता है। 25 के बाद में 1625 के बाद में 1658 तक का कार्यकाल जहाँ शाहजहाँ का होता है। किसका? शाहजहाँ का, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं और ये है जहांगीर का काल। जहांगीर के काल में क्या क्या होता है, अंग्रेज क्या क्या करते हैं, तो वो समझिए। तो जहांगीर का काल रहता है 1605 से 1625 तक का समय, और इस समय कैप्टन विलियम हॉकिंस इसके दरबार में आता है। दूसरा कारण जानना है और वो है स्वाली का युद्ध होता है 1612 में, और तीसरा सर टॉमस रो भी इसके दरबार में आता है। ठीक है, तो जहांगीर के काल में 2 अंग्रेज आते हैं। पहला आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। जब ये आता है तो ये 24 अगस्त 1608 को आता है, और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला ये अंग्रेज था, और अंग्रेज व्यापारी था जो कि आगरा आता है। ये तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान रखता था, तो इसलिए ये तुर्की और फारसी भाषा से बात करता है। ठीक है, इससे प्रभावित होकर मुगल बादशाह यानी कि जहांगीर इससे प्रभावित हो जाता है। कहता है कि वाह, गोरा चट्टा आदमी तुर्की और फारसी भाषा में बात कर रहा है, ये तो हमारी तरह बात कर रहा है। तो इससे प्रभावित होकर इसे कहता है, इंग्लिश खां की उपाधि देता है, और इसे 400 का मनसब प्रदान कर देता है। हालांकि ये आता किस लिए, तो सूरत में फैक्ट्री खुलवाने के लिए, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के लिए आता है। परंतु पुर्तगालियों का वर्चस्व था वहाँ पर सूरत में, तो इसलिए इसे अनुमति नहीं मिल पाती, फैक्ट्री खोलने में असफल रहता है, तो इसका पहला केंद्र नहीं खुल पाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्वाली का युद्ध यानी 1612 में होता है, और इनकी पहली फैक्ट्री 1611 में लग चुकी होती है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो स्वाली का युद्ध होता है। तो स्वाली का युद्ध होने के बाद सूरत के निकट में है, जो कि ये क्षेत्र है, पुर्तगाली नौसेना और गुजरात गवर्नर ये दोनों एक साथ आते हैं और अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं। तो इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो इसमें और अंग्रेजों का जो कमांडर था वो था टॉमस वेस्ट। क्या नाम था? टॉमस वेस्ट इसका कमांडर था। परिणाम ये रहता है कि पुर्तगालियों की हार होती है, और 1613 में सूरत में फिर इनकी फैक्ट्री खोलने की इन्हें अनुमति मिल जाती है, क्योंकि ये पुर्तगालियों को हटा चुके होते हैं, और फिर वहाँ पर भी जगह हो जाती है खाली। जगह खाली होने के कारण फिर ये इनको अनुमति मिल जाती है जहांगीर से। ठीक है, अब बात करते हैं टॉमस रो की। और टॉमस रो आता है भारत के अंदर 1615 में, और 1615 से लेकर 1619 तक का इसका समय रहता है। और 1615 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आता है। यानी कि जो जेम्स था, सम्राट जेम्स ब्रिटिश का, तो उसका राजदूत बनकर आता है भारत में जहांगीर के दरबार में, और इसका उद्देश्य था भारत में व्यापार का विस्तार करना। परिणाम ये रहता है मुगल साम्राज्य में प्रदेश में फैक्ट्री खोलने की से अनुमति भी मिल जाती है। ये कामयाब रहता है फैक्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, तो इसे अनुमति आने के बाद तुरंत मिल जाती है कि जाइए अपनी फैक्ट्री खोलिए। ठीक है, अब बात करते हैं औरंगजेब के काल में। तो औरंगजेब के काल में क्या होता है, तो इसके समय पर अगर हम देखें तो शाहजहाँ भी था। शाहजहाँ इससे पहले शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो हम इम्पोर्टेंट के बारे में देख रहे हैं। तो औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसका टाइम है 1658 से 1707 तक का समय, और 1651 बंगाल में पहली फैक्ट्री इसी के समय पर खुल जाती है। इससे पहले 1651 में यानी कि शाहजहाँ के टाइम में खुल जाती है बंगाल में है, और बंगाल में हुगली नदी किनारे पर। ठीक है, और उस समय सुजा द्वारा ये हुगली पर इसे इजाज़त मिल जाती है खोलने के लिए। 7 सुजा इसे ये कोई निशान के तौर पर देता है व्यापारिक अनुमति, यानी कि 3000 वार्षिक। ठीक है, व्यापार अनुमति देता है 3000 वार्षिक रुपये की। ठीक है, और 1668 में अंग्रेज बनाम मुगल, ठीक है, ये युद्ध होता है। औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली, मछलीपट्टनम आदि छीन लिए जाते हैं, और अंग्रेजों इनसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो 7 सुजा एक निशान के तौर पर इन्हें अनुमति देता है केवल 3000 वार्षिक की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बंगाल में जब इन्होंने फैक्ट्री खोली थी, तो यानी कर के रूप में 3000 रुपये आप दे दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, 3000 रुपये आपको देने होंगे, और आप मन चाहे उतना व्यापार कीजिए। पर ये उसमें कुछ धांधली वगैरह करते हैं। तो ये करते क्या हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि जो भारतीय व्यापारी थे तो उनसे
उनका जो सामान था अपने जहाज़ में रख कर ले जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, तो उन्हें कम पैसे में, तो यानी कि वो भी टैक्स बचाने लगते हैं। तो इस कारण से जब औरंगज़ेब को पता चलता कि ये टैक्स की चोरी करने लगे हैं, तो फिर इसके बाद में यहाँ के इनकी खूब अच्छे से फिर इनकी पलाई होती है, यानी कि इनकी पिटाई होती है, कुटाई होती है खूब अच्छे से, और इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ती है औरंगज़ेब से, ठीक है। औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों से हुगली, मछलीपट्टनम ये सभी क्षेत्र पर छीन लिए जाते हैं। उसके बाद फिर और अंग्रेज़ी लोग इनसे फिर माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, माफ़ी मांगते हैं, पैर पड़ते हैं। उसके बाद फिर इन्हें माफ़ कर दिया जाता है और फिर दोबारा से फैक्ट्री चालू कर लेते हैं, ठीक है। 1698 की अगर बात करें तो बंगाल के 3 गांव थे, कौन कौन से, कालीकट, सूतानदी और गोविंदपुरी। इन तीनों की जो ज़मींदारी वो मिल जाती है और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉर्ज चौधरी के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की जाती है, ठीक है। और वहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना होती है, इन्हीं तीनों गाँवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा, जॉर्ज चौधरी के द्वारा कलकत्ता की स्थापना होती है। अब आता है 1717 में, और वहाँ का जो यानी कि ये फर्रुखीसेर था बंगाल का, ठीक है। और अब 1717 में यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद में ये फर्रुखीसेर बादशाह बनता है, मुगल बादशाह, और ये शाही प्रमाण देता है। 3000 रुपये वार्षिक कर देता है बंगाल से, और 10,000 रुपये वार्षिक कर सूरत से। और बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल जाती है इनको, ठीक है। तो इस हिसाब से ये यानी कि कंपनी के लिए ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा जो शाही प्रमाण है वो कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जॉन सरमन मिशन व डॉक्टर हैमिल्टन इसके पास आता है, इसका इलाज करता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो फर्रुखीसेर है ये हो जाता है बीमार, और बीमार होने के कारण ज़्यादा से ज्वर, बुखार वगैरह बहुत सारी बीमारी से, पीलिया रोग प्रेरित, यानी कि खूब सारा ये बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद में तो ये अंग्रेज आता है, और जिसका नाम था जॉन सरमन, क्या नाम है, तो आप नाम ध्यान रखना, जॉन सरमन आता है। और जॉन सरमन मिशन व डॉक्टर हैमिल्टन, ये दोनों लोग आते हैं और इसका इलाज करते हैं। इतना इलाज करते हैं तो ये अंग्रेजी दवाई से हो जाता है ठीक होने के बाद इनसे ये खुश होकर, प्रभावित होकर इन्हें देता 3000 वार्षिक कर का, यानी साल में केवल 3000 रुपये देने हैं आपको, और बंगाल से व्यापार कीजिए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये वार्षिक कर दिए सूरत से, और वहाँ पर खूब व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे द्वारा जो बम्बई में डाले जा रहे जो सिक्के हैं वो सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलाए जाएंगे, इसके लिए भी अनुमति मिल जाती है इनको। तो इस हिसाब से देखिए जो अंग्रेज़ों के सिक्के हैं वो पूरे मुगल साम्राज्य चलने लगते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं आप कि इनके लिए, कंपनी के लिए ये क्या है, मैग्ना कार्टा हुआ, यानी कि इनको बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं, ठीक है। और स्वर्ण फरमान जारी कर कौन करता है, तो गोलकुंडा में किया जाता है 500 का, ठीक है, जो कि 1632 में इनको मिल जाता है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत में इनका विस्तार कैसे होता है, तो 1639 में, ठीक है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया, ठीक है। वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के एक केंद्र बनाया, जिसे दक्षिण व्यापार केंद्र कहते हैं, ठीक है। दक्षिण व्यापार केंद्र की स्थापना करते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना होती है, और वहाँ पर किला बनाया जाता है, और वहाँ वो एक केंद्र बनाया जाता है दक्षिण भारत का, ठीक है। और उसके बाद में 1661 में ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं चार्ल्स प्रथम, और पुर्तगाली की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजागा, इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद में, ठीक है, इन दोनों की शादी होती है, क्योंकि इससे पहले युद्ध वगैरह तो होती रहते हैं, तो नहीं जीत पाते हैं, तो फिर इसकी शादी कर दी जाती है ब्रिटेन के राजकुमार से, तो कुछ ना कुछ संबंध अच्छे बनाए जा सकें इसलिए। तो शादी होने के बाद पुर्तगाली जो लोग थे वो इन्हें बॉम्बे ब्रिटेन को दहेज में दे देते हैं, यानी चार्ल्स, यानी ब्रिटेन का जो राजकुमार है चार्ल्स प्रथम, इसे ये दहेज में मिल जाता है। जब दहेज में मिलने के बाद इसका ये रख रखाव नहीं कर पाता, तो क्योंकि ये तो इसे ब्रिटेन में रहना है, भारत में रहना नहीं है, भारत में कंपनी राज कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस हिसाब से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो इन्हें को बम्बई मिली है वो बम्बई किसे दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और किराया कितना, तो 10 पाउंड किराए पर, क्योंकि उस समय जब इनको बम्बई मिला था तो उसकी हालत सही नहीं थी, जैसे आज आप हालत देखते हैं आधुनिक उसकी बम्बई की, तो वो उस समय जर्जर हालत में था बम्बई, तो वो मिल जाता है। उसके बाद में फिर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये चला जाता है 10 पाउंड किराए पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक गवर्नर यानी कि गेराल्ड
ओंगियार, ठीक है, गेराल्ड ओगियार जो द्वारा बॉम्बे की फिर स्थापना की जाती है, बॉम्बे से बॉम्बे की स्थापना हो जाती है। इसे एक अच्छा शहर बनाया जाता है और ठीक ठाक तरीक़ा से इससे व्यापार भी, तो फिर इतना अच्छा शहर बना दिया जाता है, इतना चमकीला शहर जैसे कि, तो इनका पहला केंद्र था जिसका नाम था सूरत। इनका सूरत से अपना केंद्र किसे बनाते हैं, ये बम्बई को बना लेते हैं, ठीक है। सूरत से अपना केंद्र मुंबई को बना लेते हैं और इस तरीके से इसको यानी डेवलप करते हैं, इसका विकास करते हैं बॉम्बे का। तो विकास करने के बाद में खूब पैसा लगाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे में खूब सारा पैसा लगाती है, इसे इतना डेवलप करती थी, इतना विकास करती थी इसका कि अपना जो केंद्र है इनका सूरत का, वो उसे सूरत से ट्रांसफ़र कहाँ पर कर देते हैं, तो ये बॉम्बे को बना देते हैं अगला केंद्र, ठीक है। अब यहाँ तक ये थी कुछ बातें, और इसके बाद हम देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी ढेर सारी क्लासें हैं। तब तक के लिए जय हिंद।